किसी मुल्क में एक बादशाह था जहां सरवत में इसका कोई सानी नहीं था। लेकिन एक रोज बादशाह ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा जिसमें उसने एक खूबसूरत बाग देखा जिसमें मोर की शक्ल के फूल खिल रहे थे। सुबह उठकर बादशाह ने दरबार लगाया। बादशाह दरबारियों बोला, आप सारे या तो ख्वाब की ताबीर बताओ या फूल मुझे आंखों से दिखाओ, वरना आज दरबार बर्खास्त नहीं होगा। सुबह से शाम हो गई और सब हैरान परेशान भूखे प्यास बैठे थे। किसी में हिम्मत न रही थी कि मुंह से कोई बात भी निकाले। बादशाह ने एक थाल में पान का बेड़ा मंगवा कर रख दिया कि जो बा हिम्मत यह कम कर सकता है बेड़ा उठा ले। लेकिन कौन अपनी जान का दुश्मन था कि नामुमकिन काम का बेड़ा उठाता। बादशाह की एक ही बेटी थी, निहायत हसीनो, जमीन अक्लमंद और बहादुर। इसने दरबार का यह रंग देखा तो आकर बेड़ा उठाकर खा लिया। बादशाह धक से रह गया। बेटी, ये तुमने क्या किया? शहजादी बोली, आप सुबह से शाम तक सारे दरबारी को भूखा रखे हुए हैं। सारे दरबारी से तो किसी एक का मरना अच्छा है। मैं आपके ख्वाब के जैसा फूल ढूंढ कर लाऊंगी, और अगर ना ला सकी तो मैं कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। दरबार बर्खास्त हो गया। इतने लोगों के सामने यह वाकया हुआ था कि बादशाह हाथ माल कर रह गया। उस शहजादी की शादी यमन के बादशाह से तय हो गई थी और साल भर बाद शादी तय पाई थी। महल में तैयारी शुरू हो चुकी थी कि यह मुसीबत आ पड़ी। तीर कमान से निकाल चुका था। शहजादी ने माँ बाप को यकीन दिलाया कि या तो मैं साल भर के अंदर वापस आ जाऊंगी या अगर मर गई तो यमन के बादशाह से माजरत कर लीजिएगा। शहजादी साजो सामान लेकर अल्लाह के भरोसे अपने घोड़े पर सवार होकर मर्दाना भेष में निकल पड़ी। वो सफर करती रही। जिस शहर या जिस बस्ती में जाति सराय में रहती और सराय के मलिक से पूछती कि यहां कोई देखने के लायक जगह है तो बताएं, लेकिन सब इनकार कर देते। 2 माह की मुसाफिरत के बाद शहजादी एक शहर में पहुंची जो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश वो सराय में ठहरी। वहां के मालिक से वही सवाल पूछा। वो बोला, बेटे, यूं तो ये पूरे शहर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के बादशाह का एक जाती बाग है जहां सुना है मोर के फूल मिलते हैं, लेकिन वहां परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन सवाल यह था कि इस बाग तक कैसे पहुंचा जाए। शहजादी ने बूढ़े से कहा, बाबा, मैं गरीब आदमी हूं, रोजगार की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूं। मुझे अपने यहां काम दे दो, मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा आता है। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं खुद गरीब आदमी हूं, तुझे क्या दूंगा? अलबत्ता अगर किसी तरह तू बादशाह तक पहुंच जाए तो तेरी तकदीर बन सकती है। यहाँ का बादशाह बड़ा आदिल और रियाया परवर है। हर माह की नौचंदी जुमेरात को शहर में बादशाह सलामत की सवारी निकलती है। मजलूमों की फरियाद और जरूरतमंदों की जरूरत सुनता है और मुरादें पूरी कर देता है। अगर तू किसी तरह बादशाह को मुतवज्जो कर ले तो तेरा कम बन सकता है। इसने बूढ़े से पूछा, बाबा, इस मुल्क का नाम क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, इस मुल्क का नाम यमन है। मौजूदा बादशाह पिछले साल ही अपने वालिद की मौत के बाद गद्दी पर बैठा है। शहजादी यमन का नाम सुनकर परेशान हो गई, यानी वो अपने ही होने वाली ससुराल में आ गई थी। लेकिन वह नहीं घबराई। 15 दिन तक इसने बूढ़े की सराय में ऐसे ऐसे मजेदार खाने पकाए कि इसकी सराय की शोहरत दूर दूर हो गई और बूढ़े की आमदनी दुगनी चौगनी हो गई। बूढ़ा दुआएं देते नहीं थकता था। वह बादशाह की बेटी थी, हर फन में ताक थी। नौचंदी को शहजादी ने बड़ी मोहब्बत और लगन से नान सुल्तानी पकाई। ऐसी दिल फरेब की देखने वाले की नजर ही न हटती थी, और फिर रास्ते में खड़ी हो गई। जिधर से बादशाह की सवारी आने वाली थी, सवारी आई तो इसने निहायत अदब से सलाम करके नान सुल्तानी का तोहफा पेश किया। बादशाह की नजर तो इसके हसीन चेहरे और मुहाज्जिब अंदाज की ऐसी आशिर हुई। बादशाह ने तोहफा कबूल करके कहा, यह हमारे दस्तरखान पर पेश की जाए, और अजनबी लड़के को इनाम देना चाहा। लेकिन इसने बड़े मुअज्जाना अंदाज में अर्ज की, जहां पनाह, मुझे इनाम नहीं नौकरी चाहिए। मैं परदेसी हूं और काम की तलाश में दर दर फिर रहा हूं। बादशाह ने अगले दिन दरबार में बुलाया और बावर्ची खाने का दरोगा बना दिया। बादशाह को वह इतना अच्छा लगने लगा कि बादशाह उसे हर वक्त साथ लगाए रखता। शतरंज हो या घुड़सवारी हो या तलवारबाजी, इसके जितनी खूबियां खुलती, बादशाह यही इसके कायल हो जाते। लेकिन न जाने क्यों ये लड़का जो दिखता है वह है नहीं। एक दिन बादशाह ने अपनी मां से कहा कि, ए अम्मी जान, मैंने जो ये लड़का मुलाजिम रखा है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि हाथ जनाना पाँव, जनाना भेस मर्दाना होना हो। ये लड़की है, मां ने कहा। ये कौन सी मुश्किल बात? मुश्किल बात है, बहुत सी ऐसी आजमाइश हैं जो हकीकत का पता दे देगी।
ऐसा करो कि एक बाजार लगवाओ, एक तरफ हथियारों की दुकान हो और दूसरी तरफ जेवरात की। फिर इसे अपने साथ ले जाओ। अगर लड़की है तो बे-इख्तियार जेवरात की तरफ देखेगी, और अगर लड़का है तो हथियारों पर नजर जाएगी। चुनाचे बादशाह ने ऐसा ही बाजार लगवाया और नौजवान को लेकर शहर के लिए निकले। बाजार में पहुंचकर शहजादी समझ गई कि यह उसकी आजमाइश है। वह बहुत ही अक्लमंद थी। उसने जेवरात तरफ रुख तक न किया, बराबर हथियार देखती रही और इनकी तारीफ करती रही। आखिर बादशाह को ही कहना पड़ा, भाई एक नजर उधर भी तो डालो इस पर। वो तड्ढाक से बोली, क्या हुजूर, आप भी औरतों की तरह जेवर दिखा रहे हैं? इधर देखिए, ये मर्दों के जेवर हैं। बादशाह अपना समूह लेकर रह गए। महल में पहुंचे तो मां ने पूछा, क्या हुआ? बादशाह ने सारा हाल बयान कर दिया। अम्मा बोली, वो लड़का ही होगा, बाज लड़के दाढ़ी मूंछ निकालने से पहले लड़की जैसे लगता है। लेकिन बादशाह को इत्मीनान न हुआ। वो कहता, हाथ जनाना पाओ, जनाना भेस मर्दाना हो ना हो, ये लड़की है। बादशाह की मां बोली, ऐसा करो खाना बनवाओ जिसमें काफी तेज मिर्च डलवाना। अगर यह लड़की होगी तो यह हाय हाय करेगी, और अगर लड़का होगी तो चाहे कितनी भी मिर्ची लग आंख से पानी ही क्यों ना निकल आए, यह हाय हाय नहीं करेगी। अगले दिन बादशाह ने बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया कि आज खाने में बेतहाशा मिर्च होनी चाहिए। शहजादी तो थी, बावर्ची खाने में दरोगा, तो इसे पता चला तो समझ गई कि मेरा फिर इम्तिहान है। टहलते हुए महल के बाहर निकली और खाने से आधा घंटा पहले डॉक्टर से अपने मुंह में सुन्न करने वाली दवा लगवा आई। दस्तरखान लगा। बादशाह ने पहले निवाला ही लिया था कि हाय हाय करने लगे। जबकि वह आराम से मजे लेकर पूरा खाना खा गई, मुंह से हाय न निकली, न आंख से आंसू। उल्टा बादशाह से बोली, हुजूर, क्या आप औरतों की तरह कर रहे हैं? बादशाह अपनी मां के पास गया और उसे सारी सूरतें हाल बताई। अम्मा ने कहा, एक आजमाइश और है और यह आखिरी है। तुम बेल चमेली के फूलों की सेज बनवाओ और इस पर इसे सुलाओ। अगर लड़की है तो फूल बिल्कुल मुरझा जाएंगे, और अगर लड़का है तो इनमें कुछ ताजगी बाकी रहेगी। बादशाह ने माली को फूलों की सेज सजाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा कि आज रात हम लोग बाग में सोएंगे। शहजादी ने फूलों की सेज बिस्तर पर सजी देखी तो फौरन समझ गई कि माजरा क्या है। इसने माली को एक अशर्फी दी कि बिल्कुल ऐसा ही एक सेज मेरे लिए भी बनाकर लाओ और बाग में बिस्तरों के करीब झाड़ी में छुपा देना। माली ने ऐसा ही किया। रात को बादशाह तो सो गए, लेकिन शहजादी जागी रही। फजर से कुछ पहले इसने अपने बिस्तर से वासी फूलों की सेज हटाकर कुएं में डाल दी और नई सेज बिछाकर आराम से सो गई। 1 घंटा गुजरा होगा कि फजर का वक्त हो गया। बादशाह उठे और इसे भी जगाया। फिर दोनों सेज लिए अम्मा के पास पहुंचे। बादशाह अपनी सेज पर रात भर सोए थे। फूल मुरझा गए थे, वासी हो गए थे, लेकिन दूसरी सेज तो बिल्कुल ताजा थी। अम्मा ने कहा, बेटा अब जिद छोड़ दो, वो लड़का ही है। बादशाह चुप हो गए। शहजादी को जब इत्मीनान हो गया कि बादशाह पूरी तरह इस पर एतबार करने लगे हैं, तो एक दिन वह बोली, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपके एक बाग में मोर के परों जैसे फूल मिलते हैं। आपने मुझे आज तक नहीं बताया। बादशाह शर्मिंदा हो गए, फौरन इसे लेकर गए। शहजादी ने जी भरकर तारीफ की, बोली, मेरा जी चाहता है कि रोज आऊं। बादशाह ने कहा, तो आ जाया करो, किसने रोका है? शहजादी बोली, लेकिन यहां तो कड़ा पहरा है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं, जब चाहे आ सकते हो। पहरेदारों को बुलाकर कहा, यह हमारे खास हैं, इन्हें बाग में आने से ना रोक जाए। शहजादी को तो दिल्ली मुराद मिल गई। एक रात मौका पाकर बाग से 2 फूल तोड़ लिए और कपड़ों में छुपा कर ले आई। इसी रात को जब सब सो गए और पहरेदार भी घूमने गए, तो इसने बादशाह के नाम का एक खत लिखा और उसे अपने बिसरे पर रखकर महल से निकाल आई और वफादार घोड़े को ऐंड लगाई और यमन की सरहद से दूर निकल आई। सिपाही इसे बादशाह के साथ बार बार देख चुके थे, इसलिए किसी ने इसको ना रोका। अगले दिन सुबह बादशाह ने अपने मेहमान को याद किया तो गुलाम ने लाकर खत दिया, जिसमें लिखा था, मैं शहजादी आपकी मंगेतर हूं। आपने बड़ी बड़ी आजमाइश की लेकिन पहचान नहीं पाए, लेकिन मैं इसका बदला जरूर लूंगी। जब तक आपकी 5 तलाकें नहीं करवा दूंगी, आपके पास नहीं आऊंगी। बादशाह ने पढ़ा तो गुस्से से बेकाबू हो गया। फौरन अम्मा को लाकर खत दिखाए देखा। मैं कहता था ना कि दाल में कुछ काला है, लेकिन आप न मानी। वो सब कुछ चुना लगा गई, ऊपर से धमकी भी दे गई। मैं भी कसम खाता हूं कि जब तक इसका 2.5 चुल्लू खून को नहीं पी लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। आप फौरन इसके घर पर हुक्म भिजवाइए
कि हम इसी माह बारात लेकर आ। उधर शहजादी के वापसी की खुशियां मनाई जा रही थीं कि यह पैगाम पहुंचा। शहजादी समझ गई कि इससे बदला लेने की साजिश है। एक तरफ महल में जोर शोर से शादी की तैयारी हो रही थी और उधर शहजादी ने खुफिया तौर पर शाही ठठेरे को बुलाकर 100 अशर्फियां दी और कहा, जल्दी से जल्दी एक लकड़ी की चलने वाली गुड़िया बना, जो अंदर से खोखली हो और अंदर सामान रखने, खाना रखने और एक आदमी के खड़े होने की जगह हो। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। गुड़िया तैयार करके मेरे कमरे में छुपा दो। शादी से एक दिन पहले इसने एक मोम की औरत का पुतला बनाया और इसके पेट में सुर्ख रंग का शीरा भर दिया और अपनी राजदार कनीज को हिदायत कर दी कि रुखसती के वक्त इसे दुल्हन बनाकर पालकी में बिठा देना। लेकिन खबरदार, किसी को पता न चले। शानदार बारात आई, धूमधाम से शादी हुई, रुखसती भी धूमधाम से हुई, काफला चला। शहजादी खुद इस काठ की गुड़िया में छुप गई और जिस रास्ते से बारात के वापसी थी वहां जाकर पेड़ के पीछे खड़ी हो गई। वो जानती थी कि कुछ न कुछ होकर रहेगा और वही हुआ। बादशाह गुस्से में आग बगुल्ला थे। आधे रास्ते पर पहुंचकर बाजे गाजे सब बंद करवा दिए और जो सामान शहजादी के बाप ने दिया था वह सब सिपाहियों से वापस करवा दिया और कहारों से कहा, पालकी रख दो और चले जाओ। यहां से किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। शहजादी ने पहले ही मां बाप से कह दिया था कि अगर सामान लौट आए तो चुपचाप रख लेना, फिक्र न करें। जब सब लोग चले गए तो बादशाह गुस्से में भरे हुए दुल्हन के पेट में खंजर भोंक दिया। लाल शरबत उबलने लगा तो बादशाह ने अपनी कसम पूरी करने के लिए 2.5 चुल्लू भरकर पिया और बोले, कमबख्त का खून भी मीठा था। कुछ अफसोस न हुआ। घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे चले तो पीछे खटखटाती सी आवाज में औरत चली आ रही है। जंगल में सब तरफ सन्नाटा, ऊपर से लकड़ी की औरत पीछा करती हुई और बादशाह को थोड़ा सा डर भी लगा। कौन है तू, मेरा पीछा क्यों कर रही है? वह लकड़ी की काठी बोली, मैं तनमन हूं, मैं शहजादी का खिलौना थी और इनका जी बहलाती थी। आपने मेरी शहजादी को तो मार दिया, अब मैं कहां जाऊं? मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। बादशाह ने कहा, नहीं, मेरा साथ आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तनमन नहीं मानी और बादशाह की डांट खाते हुए आखिरकार उसके मुल्क पहुंच गई। सारा शहर सजा हुआ था। बादशाह और मलका की इस्तकबाल की तैयारी हो रही थी। बादशाह को यूं अकेला आता देखकर सब परेशान हो गए। अम्मा ने पूछा, दुल्हन कहाँ है? बादशाह बोले, मार आया, रास्ते में कसम ही तो पूरी करनी थी। अम्मा ने सर पकड़ लिया, तभी थक ठक की आवाज आई। देखा तो लकड़ी की गुड़िया खड़ी है। अम्मा ने डर कर पूछा, ये किसको ले आए हो? बादशाह बोले, न जाने कौन बनाया है, पीछा ही नहीं छोड़ती। गुड़िया बोली, बेगम साहिब, मेरा नाम तनमन है, मैं शहजादी का खिलौना थी। मेरी शहजादी को तो मार दिया, अब मैं कहां जाऊं? बादशाह उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसकी अम्मा ने कहा, खबरदार, इसे हाथ भी नहीं लगाना। बहू तो आई नहीं, अब इससे मेरा दिल ही बहलेगा, इसे रहने दो। इस तरह तनमन बादशाह सलामत की अम्मा की दोस्त बन गई। दिन भर इसे बातें करती, किस्से कहानी सुनाती, मशवरे देती। अम्मा जान को भी इसकी आदत पड़ गई। रात को जब सो जाते तो शहजादी काट में से निकल जाती। खाने पीने का सामान दिन भर के लिए अपने खाने में रखती। कमरा बंद करके थोड़ी देर सो जाती। सुबह के करीब वापस अपने काट में घुस जाती। 6 महीने गुजर गए तो अम्मा जान बेटे को पहले बीबी के मारने पर बुरा भला कहती रही, लेकिन तनमन ने कहा कि आप बादशाह की दोबारा शादी कर दें। बादशाह ना माना, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती अपने ही एक वजीर की बेटी से रिश्ता तय कर दिया। शादी की तैयारी होने लगी। जब शादी में 2 दिन रह गए तो तनमन बोली, बेगम साहिब, शादी का दिन आ गया है, इजाजत हो तो मैं भी नदी पर जाकर अपना काट धोऊं। अम्मा जान बोली, तुम कैसे धो सकती हो? लकड़ी की गुड़िया हो, किसी से कहती हूं वह धो देगी। लेकिन तनमन नहीं मानी। वह कहती है, बेगम साहिबा, मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगी। मेरा कोई पुर्जा टूट गया तो मुसीबत हो जाएगी। यहां पर मेरी शहजादी भी नहीं है जो ठीक करवा दे। आप बस थोड़ा सा बेसन और चमेली मेरे हाथ पैर रखते, मैं खुद ही नहा लूंगी। इसके बाद तनमन खटपट करती हुई नदी के सुनसान किनारे पर पहुंची और कांत की गुड़िया को झाड़ियां में छुपा दिया और खुद निकलकर नहाई और श्रृंगार किया। कपड़े बदले और लड़की वालों के यहां पहुंच गई। लड़की वालों ने हाथों हाथ लिया और उसे बादशाह की तरफ से समझा। शहजादी बोली, मैं कोई बादशाह की तरफ से नहीं हूं, मैं तो पड़ोसन हूं। आपकी बेटी की शादी है, इसलिए चली आई। सब कहने लगे,
पड़ोसन कितनी खूबसूरत है, इसकी आंखें देखो कैसी जगमगा रही हैं। शहजादी बोली, ए बहन, मेरी आंखें तो जरा जरा सी थीं, छोटी छोटी, जिनमें हर वक्त पानी और कीचड़ बहता रहता था। वह तो मेरी माँ को किसी दरवेश ने जादू वाला सुरमा दिया था, और जिससे मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, और उसने अपने पास से सुरमा निकाल कर उनको दे दिया। वजीर की बीवी कहने लगी कि मैं अपनी बेटी के भी सुरमा लगाऊंगी, वह बादशाह की मल्लिका बनने जा रही है और इसे भी हसीन होना चाहिए। इसके बाद तन मन वहां से निकल आई और काट पहनकर खटखट करती हुई महल में पहुंच गई। उधर जब औरतों ने सुरमा लगाया तो वह जलन से तड़पने लगी। हकीम दौड़ने लगे। इसी अफरा तफरी में बारात आई और निकाह हो गया। रुखसती का वक्त आया तो पता चला लड़की तो अंधी है और इसकी हालत भी बहुत खराब है। बादशाह गुस्से से लाल पीला होने लगा और बोला, मेरी भी रियाया होकर मुझे ही धोखा दिया। मैं तलाक देता हूं इस लड़की को। तलाक तलाक तलाक। बारातियों को हुक्म हुआ, वापस चलो अम्मा जान। बहू के इंतजार में बैठी थी। बादशाह को अकेला आता देखकर दहल गई। अब क्या हुआ? दुल्हन कहाँ है? बादशाह से बोली। बादशाह बोला, अंधी लड़की से शादी कर दी मेरी। मैं तलाक देकर आया हूं। अम्मा ने सर पकड़ लिया और बोली, तेरी किस्मत में बीवी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। तनमन ने बादशाह की मां से फिर से बादशाह की शादी का तकाजा करना शुरू कर दिया। अम्मा बोली, रहने दो, तनमन अब नहीं करूंगी। मुझे किसी लड़की की तकदीर खराब नहीं करनी। तनमन कहने लगी, हे बेगम साहिबा, अब इसमें बादशाह का क्या कसूर? अगर लड़की ही अंधी थी और रही मेरी शहजादी की बात तो वह थी तो मेरी मालिक, लेकिन मिजाज की ऐसी तेज के बादशाह को धोखा दिया। भला कौन मर्द बर्दाश्त करता? अच्छा हुआ मार दिया। तनमन ने बादशाह की मां की इतनी जान खाई कि उसकी अम्मा राजी हो गई। अब के किसी अमीर की लड़की को अच्छी तरह से देख परख कर शादी की तारीख पक्की की। एक दिन रह गया तो फिर तन मन काट धोने के बहाने निकाली और दुल्हन वालों की तरफ पहुंच गई। दुल्हन की अम्मा बोली, देखो तो पड़ोसन के बाल कितने लंबे और चमकदार हैं। हम अपनी बेटी को तो हजारों चीज लगाते हैं, लेकिन उसके बाल ही नहीं बढ़ते। तनमन बोली, ए बहन, मेरे बाल तो इतने बुरे थे कि क्या बताऊं। तो वह लोग पूछने लगे कि आपके बाल कैसे खूबसूरत हुए। तो तनमन बोली, एक फकीर साहब ने बताया कि इसका कर मुंड दो और लाल चिड़ियों के अंडों को कर, इसमें यह फकीर की मिली हुई दवा मिलाकर रात को सर पर लगा लो। सुबह जब मैं उठी तो मेरे बाल लंबे और चमकदार थे। दुल्हन की अम्मा हाथ मिलाकर बोली कि मुझे यह दवा दे दो, हम भी अपनी बेटी के लगाएंगे। तनमन ने अपने बटुए से निकालकर दवा दे दी और कहा, यह बची हुई दवा मेरे पास है, आप रख लो, आपकी बेटी का भला हो जाएगा। ये क्या, कोई खाने की चीज थोड़ी है। दुल्हन वालों ने तनमन का शुक्रिया अदा किया और रात को दुल्हन का सिर मुंडवाकर उसे पर लेप लगाया। दुल्हन दर्द और खुजली के मारे रात भर तड़पती रही और सुबह जब बारात आई तो उसके सर पर बड़े बड़े अव्वल निकल आए थे। जैसे तैसे लिखा हुआ बादशाह के जासूस ने जाकर बादशाह के कान में कहा कि दुल्हन न सिर्फ गंजी है बल्कि इसके सर पर जख्म है, और हकीम कहते हैं कि इसके सर पर कभी बोल नहीं उगेंगे। ये सुना था कि बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया और तलाक देकर वापस महल आ गया। वक्त गुजर गया, बात पुरानी हो गई तो तनमन ने फिर बादशाह की शादी के तकाज करने शुरू कर दिए। पहले तो अम्मा जान ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर वह भी राजी हो गई और किसी अमीर की अच्छी सी बेटी बादशाह के लिए ढूंढी जहां इनकार की कोई गुंजाइश ना हो। शादी से 2 दिन पहले तनमन अपना कार्ड धोने गई और दुल्हन वालों के यहां पहुंच गई। सबने हाथों हाथ लिया। तनमन ने बताया, बादशाह सलामत को बेहद हसीन लड़की चाहिए, लड़की में कमी होती है तो वह तलाक दे देते हैं। दुल्हन की चाची बोली, लड़की तो खूबसूरत है। तनमन बोली, बादशाह को शक्ल ही नहीं, दांत भी खूबसूरत चाहिए, और अपने दांतों को दिखाकर कहा कि मेरे दांत पहले बहुत बुरे। लोग बादशाह के ख्याल से खामोश थे, लेकिन जब बादशाह के आगे यह कुंडा रखा गया और दलिया डाला गया तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने कुंडा उठाकर फेंक दिया और कहा कि हद होती है, बेइज्जती की। अगर चुप हो तो तुम लोग सर पर ही चले जा रहे हो। तुम लोगों ने मेरी और मेरे दरबारी की बेइज्जती की है। मैं तुम्हारी लड़की को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। मैंने इसको तलाक दी। तलाक 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 कहकर बादशाह चला गया और महल में गुस्से से वापस आया। बादशाह ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सभी बारातियों ने अम्मा जान को हाल सुनाया कि लड़की वालों ने कैसे बेइज्जती की है। उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, पता नहीं मेरी किस्मत में बहू और पोते का सुख है भी या नहीं।
तनमन ने उन्हें खूब तसल्ली दी, बादशाह की वकालत की और उनके अमल को सही साबित करने की कोशिश की। दिन गुजरने लगे, लेकिन अब शाह के दिल में तन मन को लेकर शक पैदा हो गया और उसे शहजादी की कसम याद आई कि जब तक आपकी 5 तलाक नहीं करवा दूंगी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। जैसे ही बादशाह के दिल में इस शक का कीड़ा पैदा हुआ, तो वह अपनी मां के कमरे में गया और कहा, आज रात में यहीं सोऊंगा, और वह तन मन पर नजर रखने लगा। शहजादी का भूख के मारे बुरा हाल था। वह अंदर रहकर थक गई थी। जब उसे इत्मीनान हो गया कि सब सो गए, तो शहजादी निकली और बावर्ची खाने में खाना लेने लगी। लेकिन तभी वहां पर बादशाह आ गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमने अब तो अपनी कसम पूरी कर ली। मैं जान गया हूं कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता। मैं हारा, तुम जीती। शहजादी बोली कि अब मैं अपने महल वापस जा रही हूं। दोबारा बारात लेकर आइएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा, और हां, अम्मा जान को भी साथ जरूर लाइए। शहजादी ने बादशाह से इजाजत तलब की और अपने महल में पहुंच गई। बादशाह ने सुबह जब अपनी मां को तन मन की हकीकत बताई, तो वह खुशी से फूले नहीं समाई। फौरन महल में शादी की तैयारी होने लगी और धूमधाम से दुल्हन को बड़े अरमानों के साथ रुखसत करवाकर महल में ले आई। पूरे महल में और शहर में खुशियां छा गईं। शहजादी ने सबसे पहले यह काम किया कि इन चारों लड़कियों का उसने शाही हकीम से इलाज शाही खर्चे पर करवाया, जिनकी शादी की तकरीब उसकी वजह से खराब हुई थी, और फिर बड़े और अमीर घरों के लड़कों से उनकी शादी करवाई। उसके बाद वह सब खुशी खुशी रहने लगी। शहजादी और बादशाह भी एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। बादशाह अक्लमंद शहजादी की बहुत ज्यादा इज्जत और कदर करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया।